क्या शिवाजी और मुगलों की जंगों में आखिर जीत किसकी हुई? क्या ताजमहल और मुगल दौर की दूसरी अजीम इमारतें आज भी भारत को फायदा पहुंचा रही हैं? इतनी ताकतवर मुगल सल्तनत आखिर खत्म क्यों हो गई? आज जब हम मुगल सल्तनत की तारीख पढ़ते हैं तो अक्सर हमारी नजर बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब पर जाती है। लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, मुगलों के आने से पहले हिंदुस्तान कैसा था? क्या ये एक मुत्तहिद और ताकतवर सल्तनत थी, या फिर अंदर से टूट चुकी एक ऐसी सरजमीन जो किसी नए फातिह का इंतजार कर रही थी? 15वीं सदी के आखिर और 16वीं सदी के आगाज में हिंदुस्तान दुनिया के अमीर तरीन इलाकों में शुमार होता था। इसकी जरखेज जमीनें सोना उगलती थीं, दरिया तिजारत की शाहराहें थे और बड़े बड़े शहर दुनिया भर के ताजरों को अपनी तरफ खींचते थे। दिल्ली, लाहौर, आगरा, जौनपुर, अहमदाबाद और गौर जैसे शहर तिजारत और तकाफत के मराकज बन चुके थे। अरब, फारिस और वस्ती एशिया के ताजिर यहाँ आते, मसाले, कपड़ा, हीरे और कीमती पत्थर खरीदते और वापस ले जाते। बाहर से देखने पर हिंदुस्तान एक खुशहाल और ताकतवर सल्तनत दिखाई देता था, लेकिन इस चमक के पीछे एक बड़ी कमजोरी छपी हुई थी, सियासी इंतशार। दिल्ली में लोधी खानदान हुकूमत कर रहा था। सुल्तान इब्राहिम लोधी तख्त पर बैठा था, लेकिन उसके अपने उमरा और सरदार इससे खुश नहीं थे। दरबार में साजिशें थी, सूबों में बगावतें थी और मरकजी हुकूमत की गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही थी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान सिर्फ दिल्ली सल्तनत तक महदूद नहीं था। मशरिक में बंगाल की ताकतवर सल्तनत मौजूद थी, मगरिब में गुजरात की दौलतमंद सल्तनत समंदरी तिजारत पर राज कर रही थी। मरकजी हिंदुस्तान में मालवा अपनी अलग शनाख्त रखता था और दक्कन में कई मुसलमान सल्तनतें आपस में इक्तिदार की जंग में मसरूफ थी। हर हुक्मरान अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, हर सल्तनत अपने पड़ोसी को कमजोर करना चाहती थी। नतीजा यह था कि पूरा हिंदुस्तान एक मुश्तरका ताकत के बजाय कई अलग अलग ताकतों में तकसीम हो चुका था। इसी दौरान राजपूत ताकत भी तेजी से उभर रही थी। मेवाड़ का हुक्मरान राणा सांगा एक गैर मामूली शख्सियत बन चुका था। उसकी बहादुरी और फौजी सलाहियतों के चर्चे पूरे शमाली हिंदुस्तान में थे। बहुत से राजपूत सरदार इसके साथ मुत्तहिद हो चुके थे। कई लोगों को लगने लगा था कि शायद मुस्तकबिल में दिल्ली पर राजपूत इक़्तिदार कायम हो जाए, मगर तारीख एक और मोड़ लेने वाली थी। हजारों मील दूर काबुल में एक नौजवान हुक्मरान अपनी किस्मत तलाश कर रहा था। इसका नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वो तैमूर और चंगेज खान की निस्बत से ताल्लुक रखता था, लेकिन वस्ती एशिया में इसके ख्वाब बार बार टूट चुके थे। समरकंद इसके हाथ से निकल चुका था और उसे एक नई सरजमीन की तलाश थी। तब इसकी नजर हिंदुस्तान पर पड़ी, एक ऐसी सरजमीन जो बेहद अमीर थी लेकिन सियासी तौर पर तकसीम शुदा थी। बाबर तक खबरें पहुंच रही थी कि इब्राहिम लोधी अपने उमरा में गैर मकबूल है, मुख्तलिफ रियासतें एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं और पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी ताकत मौजूद नहीं जो सबको मुत्तहिद कर सके। यही वो लम्हा था जब बाबर के दिल में हिंदुस्तान फतह करने का ख्वाब जन्म लेने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि चंद बरस बाद पानीपत के मैदान में एक ऐसी जंग लड़ी जाएगी जो न सिर्फ दिल्ली सल्तनत का खात्मा करेगी बल्कि हिंदुस्तान की तारीख का रुख भी हमेशा के लिए बदल देगी। एक नई सल्तनत जन्म लेने वाली थी, मुगल सल्तनत, और उसके साथ ही हिंदुस्तान एक नए दौर में दाखिल होने वाला था। लेकिन यह दास्तान अभी शुरू हुई है। असल कहानी जब बाबर अपनी फौज के साथ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। सन 1525 ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को मालूम था कि हिंदुस्तान दौलतमंद है लेकिन सियासी तौर पर तकसीम हो चुका है। इसीलिए इसने अपनी फौज जमा की और काबुल से हिंदुस्तान की जानिब रवाना हो गया। कुछ रवायात के मुताबिक राणा सांगा ने बाबर से राबता किया था और उसे इब्राहिम लोधी के खिलाफ हिंदुस्तान आने को कहा था, लेकिन तारीखदान आज भी इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए उसे यकीनी तौर पर दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। पहाड़ी दरों, बर्फपोश रास्तों और खतरनाक वादियों को अबूर करते हुए बाबर की फौज पंजाब में दाखिल हुई। रास्ते में कई मुकामी किले और इलाके उसके कब्जे में आते गए। हर कामयाबी के साथ बाबर का हौसला बढ़ता गया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी एक बड़ी फौज के साथ उसका इंतजार कर रहा था। आखिरकार 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने आ गई। एक तरफ हजारों सिपाहियों और जंगी हाथियों से लेस दिल्ली सल्तनत थी और दूसरी तरफ तादाद में कम मगर मुनस्सम और जदीद तोपखाने से लेस बाबर की फौज। चंद घंटों में वो जंग लड़ी गई जिसने हिंदुस्तान की तारीख का रुख बदल दिया। शदीद लड़ाई के बाद बाबर ने फैसलाकुन फतह हासिल की। इब्राहिम लोधी मारा गया, दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस फतह ने मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी, लेकिन बाबर की मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी। शुमाली हिंद में राजपूत ताकत तेजी से उभर रही थी। मेवाड़ का हुक्मरान राणा सांगा बाबर के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। आखिरकार 1527 बैटल ऑफ खानवा के मैदान में दोनों ताकतें आमने सामने आ गईं। यह जंग भी इंतहाई सख्त और फैसलाकुन साबित हुई। आखिर में बाबर ने राणा सांगा को शिकस्त दे दी और शुमाली हिंद में अपने इक़्तिदार को मजीद मजबूत कर लिया। चंद बरसों में बाबर ने हमला आवर से हिंदुस्तान के हुक्मरान तक का सफर तय कर लिया और मुगल सल्तनत एक नई ताकत के तौर पर उभर कर सामने आई। 1530 आगरा के शाही महल में
एक दौर इख्तिताम पजीर हो रहा था। मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। सिर्फ 4 साल पहले पानीपत की फतह के जरिए इन्होंने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी, मगर इनकी वफात के वक्त सल्तनत अभी मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हुई थी। अब ये जिम्मेदारी इनके बड़े बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के कंधों पर आ गई। हुमायूं तख्त पर तो बैठ गया, लेकिन इसके सामने मसाइल का एक पहाड़ खड़ा था। सल्तनत नहीं थी, अफगान सरदार अब भी ताकतवर थे, और सबसे बढ़कर इसके अपने भाई इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद थे। कामरान मिर्जा ने काबुल और पंजाब पर कब्जा जमा लिया। अस्करी और हिंदाल भी अपने अपने मफादात के लिए सरगर्म थे। अंदरूनी इख्तिलाफात ने हुमायूं की ताकत कमजोर कर दी। इसी दौरान मशरिकी हिंदुस्तान में एक अफगान सरदार उभर रहा था। इसका नाम था शेर खान। बाद में यही शख्स शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ। शेर शाह एक गैर मामूली फौजी और मुंतजिम साबित हुआ। 1539 में चौसा की जंग में हुमायूं को शिकस्त हुई। 1540 कनूज की जंग में मुगल फौज एक बार फिर हार गई। इन शिकस्तों ने मुगल सल्तनत को जमीन बोस कर दिया। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। वो सिंध के सहराओं से गुजरा, शदीद मुश्किलात बर्दाश्त की और आखिरकार ईरान पहुंच गया। ये मुगल तारीख का सबसे तारीख दौर था। दूसरी तरफ शेर शाह सूरी ने दिल्ली में सूरी सल्तनत कायम की। अगरचे उसकी हुकूमत मुख्तसर थी, लेकिन इसने कई अहम इस्लाहात की। ग्रैंड ट्रंक रोड को बेहतर बनाया गया, नया मालियाती निज़ाम मुतारिफ हुआ, सराय और डाक का निज़ाम कायम किया गया। ये इस्लाहात बाद में मुगलों के भी काम आए। हुमायूं ने तकरीबन 15 साल जिलावतनी में गुजारे। आखिरकार सफवी ईरान की मदद से इसने दोबारा फौज तैयार की। 1555 में इसने लाहौर, दिल्ली और आगरा वापस हासिल कर लिए। मुगल सल्तनत एक बार फिर जिंदा हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1556 में हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया। चंद दिन बाद इसकी वफात हो गई। सल्तनत एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई, क्योंकि अब तख्त पर बैठने वाला बादशाह सिर्फ 13 साल का था। उसका नाम था अकबर। अकबर के इब्तिदाई दौर में असल ताकत बैरम खान के हाथ में थी। इसी साल हीमो विक्रमादित्य नामी एक ताकतवर हिंदू सपा सालार ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हीमो ने कई जंगों में कामयाबी हासिल की थी और वो खुद को हिंदुस्तान का हुक्मरान समझने लगा था। मगर 1556 में दूसरी जंगे पानीपत ने सब कुछ बदल दिया। मुगल फौज ने हीमो को शिकस्त दी और सल्तनत को बचा लिया। ये अकबर के उरूज का आगाज था। अकबर सिर्फ जंगजू नहीं था, वो एक मदबर हुक्मरान भी था। उसने जल्द समझ लिया कि हिंदुस्तान पर सिर्फ मुसलमानों के जरिए हुकूमत नहीं की जा सकती। इसीलिए उसने राजपूत हुक्मरानों के साथ इत्तेहाद कायम किए। अंबर के राजा भिरमल ने अकबर से इत्तेहाद किया। उनकी बेटी मुगल शाही खानदान में शामिल हुई। राजा मान सिंह मुगल सल्तनत के अजीम जर्नैल बने। राजा टोडरमल ने मालियाती इस्लाहात की। राजा बीरबल अकबर के करीबी मशीरों में शामिल हुआ। ये पहली बार था कि इतनी बड़ी तादाद में हिंदू हुक्मरान और अमरा मुगल सल्तनत के मरकजी निजाम का हिस्सा बने। मगर सब राजपूत हुक्मरान अकबर के साथ नहीं थे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मुगल इक़्तिदार कबूल करने से इनकार कर दिया। 1576 में हल्दी घाटी की मशहूर जंग लड़ी गई। मुगल फौज की क़यादत राजा मान सिंह कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब महाराणा प्रताप थे। जंग के बाद भी महाराणा प्रताप ने मज़ाहमत जारी रखी और राजपूत बहादुरी की अलामत बन गए। अकबर के दौर में मुगल सल्तनत तेजी से फैली। गुजरात फतह हुआ, बंगाल मुगल सल्तनत में शामिल हुआ, कश्मीर, सिंध, बलोचिस्तान और काबुल भी सल्तनत का हिस्सा बन गए। अकबर के दौर के इख्तिताम तक मुगल सल्तनत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अकबर ने मजहबी रवादारी की पॉलिसी अपनाई, जुजिया खत्म किया, हिंदुओं को आला अहदे दिए, मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा को दरबार में मदऊ किया। इसी जमाने में पुर्तगाली मिशनरी भी इसके दरबार में आए। फारसी, हिंदुस्तानी और वस्ती एशियाई सकाफतें आपस में मिलने लगी। फन तामीर में फतहपोश सेकरी और आगरा किला तामीर हुए। मुगल मसूरी ने तरक्की की। अदब और इल्म के नए मराकिज कायम हुए। 1605 में अकबर का इंतकाल हुआ। उसके बाद उसका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर तख्त पर बैठा। जहांगीर का दौर निस्बतन पुरअमन था। वो फनून लतीफ़ा, बागात और मसव्वरी का शौकीन था। इसी के दौर में मुगल मसव्वरी अपने अरूज पर पहुंची। जहांगीर की बीवी नूरजहां दरबार की सबसे बाअसर शख्सियत बन गई। कई अहम फैसलों में उसका किरदार नुमाया था। जहांगीर के दौर में अंग्रेज भी पहली मर्तबा मुगल दरबार तक पहुंचे। 1615 में सर थॉमस रो मुगल दरबार आया और इंग्लिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम हुए। यही ताल्लुकात आगे चलकर बरसगीर की तारीख बदलने वाले थे। जहांगीर ने मेवाड़ के साथ सुलह भी की। महाराणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह और मुगलों के दरमियान मुआहदा हुआ। इस तरह कई दिहाइयों से जारी तनाज़े खत्म हुआ। जब 1627 में जहांगीर का इंतकाल हुआ तो मुगल सल्तनत दौलत, ताकत और सकाफत के अरूज के करीब पहुंच चुकी थी। अब तारीख एक ऐसे बादशाह का इंतजार कर रही थी जिसके दौर को मुगल सल्तनत का सुनहरी दौर कहा जाए। इस बादशाह का नाम था शाह जहां। इस वक्त मुगल सल्तनत दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में शुमार होती थी। शाह जहां एक काबिल हुक्मरान था और उसे फने तामीर से खास लगाव था।
इसके दौर में मुगल दरबार अपनी शान शौकत के अरूज पर पहुंच गया। दुनिया भर के ताजिर, सफीर और सयाह मुगल सल्तनत की दौलत देखकर हैरान रह जाते थे। फ्रांस, अंग्लिस्तान, पुर्तगाल, ईरान और वस्ती एशिया के सफीर मुगल दरबार में आते थे। मुगल सल्तनत का कपड़ा, रेशम, मसाले और हीरे दुनिया भर में मशहूर थे। शाहजहां के दौर में ज़राअत और तिजारत दोनों तरक्की कर रहे थे। अगरचे इसने दक्कन में कई फौजी मुहिम्मात चलाई और अहमदनगर को मुकम्मल तौर पर मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया, लेकिन इसकी असल पहचान जंगें नहीं बल्कि तामीरात है। 1641 में इसकी महबूब बीवी मुमताज महल का इंतकाल हुआ। शाहजहां शदीद गम में डूब गया। इसी की याद में आगरा में ताज महल तामीर किया गया। ताज महल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि मोहब्बत की अलामत बन गया। इसी दौर में लाल किला तामीर हुआ, जामे मस्जिद तामीर हुई। शाहजहां आबाद यानी मौजूदा पुरानी दिल्ली को दारुल हुकूमत बनाया गया। तख्ते ताउस भी इसी दौर में बनाया गया, जिस पर बेशुमार हीरे जड़े हुए थे। फन तामीर, मसव्वरी, खत्ताती और बागात साजी अपने उरूज पर पहुंच गए। हिंदू राजे भी मुगल दरबार में अहम ओहदों पर मौजूद थे। राजा जसवंत सिंह और राजा जय सिंह मुगल सल्तनत के अहम जर्नैलों में शामिल थे। मजहबी तौर पर शाहजहां अकबर जितना आज़ाद ख्याल नहीं था, लेकिन इसने अमूमी तौर पर हिंदू राजाओं के साथ सियासी ताल्लुकात बरकरार रखे। 1657 में शाहजहां शदीद बीमार हो गया। इसके बाद इसके 4 बेटों के दरमियान इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए। ये जंग सिर्फ तख्त की नहीं बल्कि मुगल सल्तनत के मुस्तकबिल की जंग थी। आखिरकार औरंगजेब कामयाब हुआ। 1658 में शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया। जिंदगी के आखिरी 8 साल इसने वहीं गुजारे। कहा जाता है कि वो अपने कमरे की खिड़की से रोज ताजमहल को देखा करता था। 1666 में इसका इंतकाल हुआ और उसे ताजमहल में मुमताज महल के पहलू में दफन कर दिया गया। शाहजहां का दौर मुगल दौलत, फन तामीर और शाही अजमत का सुनहरी दौर समझा जाता है। 1658 में औरंगजेब आलमगीर मुगल तख्त पर बैठा। वो मुगल तारीख का सबसे ताकतवर और मुतनाज़ हुक्मरान साबित हुआ। औरंगजेब एक सादा जिंदगी गुजारने वाला शख्स था। वो शाही ऐशो इशरत को पसंद नहीं करता था, कुरान की किताबत करता और अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए उसी आमदनी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। इक़्तिदार हासिल करने के लिए उसने अपने भाई दारा शिकोह को शिकस्त दी। मुराद और शुजा को भी रास्ते से हटाया गया। औरंगजेब के दौर में मुगल सल्तनत अपनी सबसे बड़ी जोग्राफियाई हुदूद तक पहुंची। बेजापुर फतह हुआ, गोलकुंडा फतह हुआ, दक्कन के वसी इलाके मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गए। लेकिन इन फतूहात की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। दक्कन की जंगें तकरीबन 27 साल तक चलती रही। खजाना कमजोर होने लगा। फौज मुसलसल जंगों में मसरूफ रही। हिंदुओं के साथ औरंगजेब के ताल्लुकात एक पेचीदा मौजू है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि वो तमाम हिंदुओं के खिलाफ था, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा पेचीदा है। इसके दरबार में भी बड़ी तादाद में हिंदू मनसबदार मौजूद थे। राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह और कई दूसरे हिंदू सरदार मुगल फौज और हुकूमत में अहम अहदों पर फाइज रहे। मगर दूसरी तरफ औरंगजेब ने जजिया दोबारा नाफिज किया। कुछ मंदिरों को सियासी या फौजी वजूहात की बिना पर मुनहदिम भी किया गया। उन फैसलों की वजह से इसकी शहरत हिंदू आबादी के एक हिस्से में मनफी हुई। इसी दौरान मराठा ताकत उभर रही थी। शिवाजी महाराज मुगल इक़्तिदार के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला जंग की नई हिकमत अमली अपनाई। 1666 में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आए, लेकिन बाद में आगरा से फरार होने में कामयाब हो गए। ये वाकया मुगल वकार के लिए एक बड़ा धचका था। शिवाजी के बाद भी मराठा ताकत बढ़ती रही। राजपूतों के साथ ताल्लुकात भी अकबर के दौर जितने मजबूत न रहे। कुछ राजपूत रियासतें मुगलों के साथ रही, जबकि कुछ के साथ कशीदगी पैदा हुई। औरंगजेब के दौर में यूरोपीय ताकतें भी मजबूत हो रही थी। अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच ताजिर हिंदुस्तान में अपनी तिजारती सरगर्मियां बढ़ा रहे थे। अगरचे इस वक्त वो अभी सियासी ताकत नहीं बने थे, लेकिन मुस्तकबल में यही ताकतें हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाली थी। फन तामीर के मैदान में औरंगजेब ने शाहजहां जितनी दिलचस्पी नहीं ली, इसीलिए इसके दौर में अजीम शान इमारतें कम तामीर हुई। इसकी तवज्जो ज्यादातर फौजी मुहिम्मात और हुकूमत पर रही। 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हुआ। इस वक्त मुगल सल्तनत रकबे के लिहाज से अपनी तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत थी, लेकिन मुसलसल जंगों, माली मुश्किलात और अंदरूनी मसाइल ने सल्तनत को कमजोर कर दिया था। औरंगजेब के बाद कोई ऐसा हुक्मरान ना आ सका जो इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल सकता। यहीं से मुगल सल्तनत के जवाल का आगाज हुआ और आने वाली सदी में वो सल्तनत जो कभी दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में शुमार होती थी, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। औरंगजेब के बाद उसके बेटों के दरमियान इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। ये वही मसला था जो तकरीबन हर मुगल बादशाह के वफात के बाद पैदा होता था। शहजादे एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाते थे, फौजें आपस में लड़ती थी और सल्तनत कमजोर होती जाती थी। बहादुर शाह अव्वल ने कुछ अरसे तक हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अकबर या औरंगजेब जैसा ताकतवर हुक्मरान नहीं था। उसके बाद आने वाले बादशाह और भी कमजोर साबित हुए। दिल्ली में बादशाह मौजूद था,
लेकिन असल ताकत आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों से निकल रही थी। दूसरी तरफ मराठा तहकीकत तेजी से बढ़ रही थी। शिवाजी की बुनियाद रखी हुई रियासत अब एक बड़ी ताकत बन चुकी थी। मराठा सरदार शुमाली हिंदुस्तान तक पहुंचने लगे। मुगल सूबे एक एक करके कमजोर होते गए। राजपूत, सिख, जाट और दीगर इलाकाई ताकतें भी ज्यादा खुद मुख्तार होने लगी। अब वो जमाना खत्म हो रहा था जब पूरा हिंदुस्तान दिल्ली के एक हुक्म पर चलता था। 1739 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मुगल सल्तनत की कमर तोड़ दी। ईरान का हुक्मरान नादिर शाह एक अजीम फौज के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। मुगल फौज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन करनाल की जंग में मुगलों को बदतरीन शिकस्त हुई। नादिर शाह दिल्ली पहुंच गया। फिर वो हुआ जिसे दिल्ली की तारीख के स्याह तरीन दिनों में शुमार किया जाता है। कत्ले आम, लूट मार और बेशुमार तबाही। नादिर शाह मुगल खजाने का बड़ा हिस्सा अपने साथ ले गया। तख्ते ताउस भी, कोहे नूर हेरा भी। दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि मुगल सल्तनत अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। नादिर शाह के हमले के बाद सल्तनत मजीद कमजोर हो गई। अब एक नई ताकत हिंदुस्तान में उभर रही थी, अंग्रेज। शुरू में वो सिर्फ ताजिर थे। वो हिंदुस्तान में तिजारत के लिए आए थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सियासत में मुदाखलत शुरू कर दी। 1757 में पलासी की जंग लड़ी गई। इस जंग के बाद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की असल ताकत बन गई। ये वाकया हिंदुस्तान की तारीख का एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब एक तिजारती कंपनी सियासी ताकत में तब्दील हो रही थी। इधर मुगल बादशाह सिर्फ नाम के हुक्मरान रह गए थे। उनके नाम पर सिक्के तो चलते थे, लेकिन फैसले दूसरे लोग करते थे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब मुगल बादशाह अंग्रेजों के जेर असर जिंदगी गुजार रहे थे। फिर आया 1857। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी बगावत शुरू हुई। बागियों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपनी तहरीक का अलामती रहनुमा बनाया। कुछ अरसे के लिए ऐसा लगा कि शायद मुगल सल्तनत दोबारा जिंदा हो जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। अंग्रेजों ने बगावत को कचल दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे रंगून जलावतन कर दिया गया। 1858 में मुगल सल्तनत का बाज़ाब्ता खात्मा हो गया। वो सल्तनत जिसकी बुनियाद बाबर ने पानीपत में रखी थी, जो अकबर के दौर में अजीम ताकत बनी, जो शाहजहां के दौर में अपने उरूज पर पहुंची और जो औरंगजेब के जमाने में सबसे बड़ी सल्तनत बन गई, अब तारीख का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन मुगल सल्तनत खत्म होने के बावजूद अपने पीछे एक अजीम विरसा छोड़ गई। ताजमहल, लाल किला, जामे मस्जिद, उर्दू जुबान, मुगल फन तामीर, मौसीकी, मसूरी और एक ऐसी तारीख जो आज भी बरसगीर की शनाख्त का अहम हिस्सा है। मुगल सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन उसके आसार आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सकाफत में जिंदा है। तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। वक्त बदलता है, सल्तनतें खत्म हो जाती हैं, मगर उनके छोड़े हुए सबक बाकी रहते हैं।